अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो कि हमारा ख़त्म हो चुका है। और क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं तो अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम हमारी बुक के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और एमसीक्यूज को करते हैं डिस्कस। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने लगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वही हैं जो हमारी बुक में गिवन है। आप सबने ये बात याद रखनी है जो कि ज़रूरी है कि आपके जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक में गिवन होते हैं इसमें से 80% एमसीक्यूज पेपर में भी आते हैं। ये बात नहीं भूलनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी बात पे आप लोग इन एमसीक्यूज को लेंगे बहुत ज़्यादा सीरियस। और इसको सीरियस लेने की एक और वजह यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी बुक का और पूरे चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट होगा ना तो आप इन एमसीक्यूज को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं और देख लेते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। वी ऑल नो दैट प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब एक्सेप्ट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि आपके पास सारी ऑप्शंस में रिक्वायरमेंट लिखी है लेकिन कोई एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें गलत रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, वही हमने सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास बन जाता है ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये तो गलत ऑप्शन नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब कुछ होगा, सनलाइट अगर एब्सेंट है तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। थर्ड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है रिक्वायरमेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस की, बहरहाल प्रोडक्ट है। तो हमसे तो यही पूछा है ना, रिक्वायरमेंट कौन सी चीज नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर भी लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोफिल। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा ही आपके क्लोरोफिल के अंदर। इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जिसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन आपके पास ज़रूरी नहीं है। हमें पहले ही पता है कि ऑक्सीजन वैसे भी प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड कौन कौन सा, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है। डाइसैकेराइड मींस एनीथिंग मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से जो बना है वो है डाइसैकेराइड। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन कौन सी क्लासिफिकेशन में जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। पहली है ग्लूकोज। ग्लूकोज आप सबको पता है सिंपलेस्ट शुगर है, मोनोसैकेराइड है, ये ऑप्शन हमारी गलत है। नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज। सिंपलेस्ट शुगर है, मोनोसैकेराइड है, जो कि आपके पास आपने देखा था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज सुक्रोज एंड फोर्थ इज स्टार्च। ये दोनों ऑप्शन डिस्कस करनी जरूरी है। स्टार्च आपके पास मोनोसैकेराइड नहीं है लेकिन आप सबको पता है कि स्टार्च आपके पास पॉलीसैकेराइड जरूर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सुक्रोज, और सुक्रोज डाइसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि ये बनता है आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, क्योंकि ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बन रहा है। इसका मतलब है कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, सुक्रोज हमारे पास सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले है स्टार्च। नहीं, हमने बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज बना देंगे। नेक्स्ट इज सेल्यूलोज, सुक्रोज, वो भी नहीं। लास्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज। हमें पता है बैलेंस्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है, ग्लूकोज ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस। अब हमें पता है टेस्टलेस कौन से कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑप्शंस की तरफ अगर देखें हमारे पास सारी ऑप्शंस में कार्बोहाइड्रेट्स गिवन है, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचें आप तो आपको पता है कि मोनोसैकेराइड्स आपके पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्टलेस नहीं होते। ओलिगोसैकेराइड्स भी स्वीट इन टेस्ट हैं, वो भी टेस्टलेस नहीं है। इसका मतलब है कि आपके ऑप्शन में जो भी पॉलीसैकेराइड होगा वही सही आंसर होगा, क्योंकि वही तो होता है जो टेस्टलेस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं कि इन केस अगर हमारे पास ये ना हो कि सारी की सारी ऑप्शंस ही पॉलीसैकेराइड्स हुई, तो इसलिए सारी ऑप्शंस को देख के आंसर को मार्क किया करें, कभी भी एक ऑप्शन को देख के आंसर मार्क मत किया करें। नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज। हमें पता है कि ग्लूकोज हमारे पास मोनोसैकेराइड है और मोनोसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं। फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, वो भी स्वीट इन टेस्ट, एंड सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। लेकिन डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में आता है, जितने ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो सारे भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च विच इज अ पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड्स ही होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते बल्कि टेस्टलेस होते हैं। आप सबने याद रखना है पॉलीसैकेराइड्स में हमने 2 ही पढ़े हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो जहां पे अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात हो तो इन 2 एग्जांपल्स को भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अब आपके पास ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, इसका मतलब है कि आपसे डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड का नाम पूछा हुआ है।
पहला है स्टार्च, स्टार्च ओलिगोसैकेराइड भी नहीं है, डाइसैकेराइड भी नहीं है, वो तो है ही पॉलीसैकेराइड, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। सेकंड इज सेल्यूलोज। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज का जिक्र आ गया तो हम स्टार्च और सेल्यूलोज को क्यों नहीं डिस्कस कर सकते। देखें, अगर तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हो ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर, तब आपने पॉलीसैकेराइड को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ एक या दो चीज़ों को डिस्कस किया गया हो, तब आपने पॉलीसैकेराइड को नहीं डिस्कस करना। इनफैक्ट यू विल बी डिस्कसिंग ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो हमारे पास दो शुगर्स की क्योंकि बात है स्टेटमेंट में, इसलिए हमने डाइसैकेराइड देखने। थर्ड ऑप्शन इज सुक्रोज एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो सुक्रोज आपके पास सही आंसर है। आपको ऑलरेडी पता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऑप्शंस डिस्कस करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ पे आती है। फर्स्ट ऑप्शन इज हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हम सबको पता है कि ग्लूकोज एल्डिहाइड है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बी और डी कीटोन वाली है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गई ना, क्योंकि कीटोन तो ग्लूकोज है नहीं। उसके साथ चाहे पेंटा हाइड्रोक्सी लगा हो या हेक्सा हाइड्रोक्सी लगा हो, है तो ग्लूकोज एल्डिहाइड। इसका मतलब है ऑप्शन ए और सी में से हमने चूज करना है। ऑप्शन ए में हेक्सा हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है। यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हेक्सा का मतलब है कि कार्बन एटम्स का नंबर लिखा हुआ है। ये कार्बन एटम्स का नंबर नहीं होता, इसके साथ हाइड्रोक्सी लगा हुआ है हेक्सा के साथ, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का नंबर है। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितने होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में? वो होते हैं 5, जिसकी वजह से उसको कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी। ये बात समझ में आ रही है कि हेक्सा आपके पास कार्बन नंबर को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने लगे होते हैं ग्लूकोज में? वो लगे होते हैं 5। इसे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, उसी में बताया हुआ है कि पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे फ्रुक्टोज का जिक्र होता तो आप एल्डिहाइड वाली ऑप्शंस को सबसे पहले कैंसिल आउट करते। ये बातें मैं ये वाली जो ट्रिक बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जाके जब एंट्री टेस्ट वगैरह के एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको कैंसिल करनी पड़ती है बहुत, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस कैंसिल आउट करने होते हैं कि जिनका पता होता है कि ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो इस तरह से कैंसिल आउट करके आप अपने लिए जितनी कम ऑप्शंस को एंड पे रखेंगे ना, उतनी जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म। हम सबको पता है कि अमीनो एसिड्स का जहां जिक्र आएगा वहां किस चीज का जिक्र आ जाएगा? प्रोटीन्स का। पहली ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा शुगर्स की वजह से बनते हैं, अमीनो एसिड से कोई ताल्लुक नहीं। थर्ड इज लिपिड्स। लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड्स की वजह से। देन वी हैव विटामिन्स। विटामिन्स का भी अमीनो एसिड से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोटीन, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड कौन से होते हैं? आप सबको पता है स्टूडेंट्स, ट्राइग्लिसराइड का हमारे पास लिपिड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड यूं समझ रहे लिपिड्स का दूसरा नाम है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड क्या है, आपके पास फॉर्मेशन हुई थी, एक आपके पास रिएक्शन हुआ ग्लिसरॉल का और 3 फैटी एसिड्स का, रिजल्टेंट आपके पास बन गया ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसी को तो लिपिड कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों चीजों में। आपको फैटी एसिड सिर्फ वो चीज है जो लिपिड्स बनाएगा, लेकिन लिपिड क्या चीज है? वो ट्राइग्लिसराइड आपके पास लिपिड है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कोई ताल्लुक नहीं ट्राइग्लिसराइड से, प्रोटीन्स का, विटामिन का, किसी चीज का नहीं है। सीधी सीधी सी बातें हैं, सीधी सीधी सी बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा रही हैं। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, लिपिड्स, क्योंकि जहां ट्राइग्लिसराइड लिखा हो आपने याद रखना है कि लिपिड्स आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द माइक्रोमॉलिक्यूल ऑफ लिपिड्स, तो याद रखना है कि आपका आंसर होगा फैटी एसिड्स। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि फैटी एसिड से आपके पास लिपिड्स बनते हैं, लेकिन बन के क्या बन जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों डिफरेंट बातें, इनको गौर से सुने और समझें भी। ठीक है, MCQ नंबर 9 इज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दे डू नॉट हैव। अब एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंजाइम्स के बारे में कि ठीक है इनमें से आप बताएं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एंजाइम्स की नहीं होती, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दे कैटेलाइज रिएक्शन। पहले ही हमने बात की हुई है कि हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, और जो कैटलिस्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं एंजाइम्स। तो वो कैटेलाइज तो करते हैं। आप एंजाइम का नाम लें, आप यहाँ पे कैटलिस्ट का नाम लें, इनका काम ही ये है कि ये रिएक्शंस को कैटेलाइज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इन्होंने रिएक्शंस को कैटेलाइज करना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारे पास, क्योंकि सही चीज़ लिखी है और उन्होंने कहा है कि गलत चीज़ पिन पॉइंट करें, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड इज दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक। ये भी तो बात गलत हो गई ना। हमने क्या बात की थी? दे आर हाईली स्पेसिफिक,
कि हर रिएक्शन का अपना एंजाइम है, हर रिएक्शन का अपना कैटलिस्ट है। ये ऑप्शन हमारे पास इस एमसीक्यू का सही आंसर हो सकता है, लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शंस को डिस्कस जरूर कर लेते हैं। थर्ड इज दे आर हाईली एफिशिएंट, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इन्हीं की वजह से तो एक रिएक्शन नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलता है, जिसकी वजह से वो जल्दी कंप्लीशन को पहुंच जाता है। लास्ट ऑप्शन इज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी में अगर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो वो आपके सेल्स ही बना रहे हैं ना, आपकी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बाहर से तो नहीं आप सप्लीमेंट कर रहे हैं उन एंजाइम्स को। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की है बी ऑप्शन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं है एंजाइम्स की। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो तरह के विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, और उसके अलावा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास जो याद आते हैं ना, ई और के दरमियान के निकाल के लेटर्स, वो आपके पास फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, विटामिन सी, बी और सी मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाटर सॉल्युबल है, डी विटामिन बी आपके पास फैट सॉल्युबल है, और ई भी फैट सॉल्युबल है। ओनली विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। तो बी आपके पास यहाँ गिवन नहीं है, सी आपके पास गिवन है बी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल आपको पता है बी और सी के अलावा सब है। अब इसकी पहली ऑप्शन है ए, और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ जी ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है, वो बाकी ऑप्शंस को पढ़ते नहीं है और वो ए ऑप्शन को ना मार्क कर देते हैं और फिर क्वेश्चन हो जाता है गलत, जबकि आंसर हमें पता होता है। उसकी रीज़न क्या है कि देखें आपके पास बाकी ऑप्शंस में भी तो फैट सॉल्युबल है, बी ऑप्शन ई वो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, देन के वो भी फैट सॉल्युबल है, तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें है, यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अबाउट एमसीक्यूज जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कभी भी ऑप्शन सारी पढ़े बगैर किसी भी एमसीक्यू का आंसर आपने नहीं डिसाइड करना, इवन इफ दैट एमसीक्यू इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर बुक का भी एमसीक्यू है ना, फिर भी एक दफ़ा आपने ज़रूर देखने सारी ऑप्शंस। मे बी आपकी स्टेटमेंट वही हो जो बुक वाली है, लेकिन ऑप्शंस थोड़ी चेंज की गई हो। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना कि फौरी आपने बस देखा कि ठीक है ए ऑप्शन करेक्ट है, लगा दिया, ए ऑप्शन तो करेक्ट है लेकिन बाकी ऑप्शंस भी तो करेक्ट हैं। फिर इसमें क्या होता है कि हमें जो चीज़ें आती हैं जब वो गलत हो जाती है ना, फिर बड़ा बुरा लगता है। इससे ध्यान से एमसीक्यू सॉल्व करने, एमसीक्यूज की यही बात होती है कि आप टू द पॉइंट रहते हैं, आप इधर उधर नहीं जा सकते। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप डिटेल बता देंगे हर चीज़ की, यहाँ पे स्पेसिफिक रहना होता है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेकेराइड। अब उन्होंने पूछा है कौन सी ऐसी क्वालिटी है, रिटर्न है ऑप्शंस में, जो मोनोसेकेराइड की क्वालिटी नहीं है। फर्स्ट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम सबको पता है कि मोनोसेकेराइड की क्वालिटी है, ठीक है, हमने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देन सॉल्युबल इन वाटर, ये भी हमें पता है कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइजेबल, लास्ट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। हाइड्रोलाइजेबल मेरे बोलते ही आप सबको पता लग गया होगा कि मोनोसेकेराइड्स हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते, आप उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, आप उनको फर्दर सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये तीनों बातें एक ही हैं, इनका एक ही मतलब है। ठीक है, आपको पता लग गया ये सही है, बाकी सारी हमें पता है कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं मोनोसेकेराइड्स की, इसीलिए सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट। अब ग्लूकोज आपके पास है मोनोसेकेराइड, सुक्रोज आपके पास है डाइसेकेराइड, तो हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें अभी ऑप्शंस में गिवन है जो दोनों के लिए करेक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक है जो इनकरेक्ट है, वो हमने देखनी है। फर्स्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि आपके पास मोनोसेकेराइड्स भी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ओलिगोसेकेराइड्स भी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्योंकि सुक्रोज ओलिगोसेकेराइड है, मतलब वो वैसे तो डाइसेकेराइड है लेकिन उसको आप क्लासीफाई इन ओलिगोसेकेराइड्स ही करते हैं, तो इसी वजह से हमें पता है कि ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। ये ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। नेक्स्ट इज नेचुरली अकरिंग, यस दोनों नेचुरली अकरिंग है। ग्लूकोज आपको पता है प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है, सुक्रोज आपको बताया था मैंने, सुक्रोज से याद रखना है शुगर केन, शुगर बीट, तो आपको वो भी प्लांट्स के सोर्सेज हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारे पास दोनों के बारे में बात ठीक है, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी इज कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी हमें पता है कि ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डी इज डाइसेकेराइड्स, ये ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यू का आंसर सही बन सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज आपके पास एक मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज आपके पास एक डाइसेकेराइड है, दोनों डाइसेकेराइड्स नहीं है, इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती हैं? आप सबको याद है कि रिड्यूसिंग शुगर आपके पास मोनोसेकेराइड्स होंगी, आपके पास ओलिगोसेकेराइड्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है केस टू केस, और वो केसेस आपको पढ़ाए नहीं गए। इसका मतलब है कि आपने ऑप्शंस में या तो देखना है कि मोनोसेकेराइड्स हो, अगर ऑप्शंस में स्टूडेंट्स मोनोसेकेराइड्स गिवन है तो वो आपका आंसर है।
आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ओलिगोसैकेराइड्स ठीक है, हमें कहा गया है दे मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग, बट व्हाट इफ वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स इन दी ऑप्शन, मोनोसैकेराइड्स ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपने ओलिगोसैकेराइड्स सेलेक्ट करने हैं। समझ में आ रहा है कि मोनोसैकेराइड्स आपने कब सेलेक्ट करने हैं, जब भी रिड्यूसिंग वाली बात होगी, मोनोसैकेराइड्स आर योर करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपके पास मोनोसैकेराइड्स गिवन ही नहीं है, ओलिगोसैकेराइड्स गिवन है, तो आप देख के ओलिगोसैकेराइड का आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास मोनोसैकेराइड्स गिवन है या नहीं। फर्स्ट इज ग्लूकोज, हमें देखते ही पता लग गया कि ये हमारे पास मोनोसैकेराइड है, फिर भी सारी ऑप्शन जरूर पढ़नी है। नेक्स्ट इज माल्टोज, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड होने का मतलब है ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड होने का मतलब है कि इट मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन है। थर्ड ऑप्शन इज सुक्रोज, इसके बारे में भी वही बात है। और स्टार्च है लास्ट ऑप्शन, स्टार्च आपको पता है पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम सबको ऑलरेडी पता है कि पॉलीसैकेराइड्स जो मर्जी हो जाए सॉल्युबल इन वाटर तो वो होते ही नहीं है। तो ग्लूकोज जो ए ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड इज, अब इसकी पहले ऑप्शंस देखते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा हमारे पास ऑप्शन ओलिगोसैकेराइड है, कौन सा मोनो है, कौन सा पोली है। फर्स्ट सुक्रोज आपके पास ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। देन ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज आपके पास मोनोसैकेराइड है, और माल्टोज भी ओलिगोसैकेराइड है। माल्टोज भी आपके पास ओलिगोसैकेराइड है विच इज अ डाइसैकेराइड, और आपके पास सुक्रोज भी ओलिगोसैकेराइड है विच इज अ डाइसैकेराइड। तो यहाँ पे आके कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि आपके पास ये दोनों को अनइम्पॉर्टेंट, मतलब माल्टोज क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता, वो भी तो ओलिगोसैकेराइड है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो आपकी जिस तरह बुक में लिखी होती है ना, उनका आंसर एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है। बुक में आपके पास ये लाइन इसी तरह लिखी है, आपने इसको चेंज नहीं करना। बुक की लाइंस एज इट इज आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में पेपर में आती हैं। अगर आपको बुक का पता होगा कि बुक में क्या चीज़ लिखी हुई है तो आपको ये भी पता लग जाएगा। मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ कि ओलिगोसैकेराइड्स मैंने आपको माल्टोज सुक्रोज इकट्ठे पढ़ाए थे, लेकिन जहाँ पे बात हो रही है ओलिगोसैकेराइड्स की, वहाँ पे बुक में सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज मेंशन्ड है, माल्टोज आपके पास सोर्सेज एंड यूजेस में मेंशन्ड है। अगर इनको अलग पढ़ते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने इकट्ठा पढ़ा ताकि ना हमें पता हो कि कौन कौन से ओलिगोसैकेराइड्स हैं। बुक की लाइन है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड इज सुक्रोज, ठीक है। ये आपकी ऐसे ही ऑप्शन करेक्ट है, इसको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। देखें, हमने ये बातें की हैं, दो ही इंपॉर्टेंट विटामिन की डिटेल पढ़ी है, एक है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी। विटामिन ए आप सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस का कॉज है, आई इन्फ्लेमेशन का कॉज है। दूसरा आप सबको पता है विटामिन डी अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, ये बातें हम सबको पता है ना। तो हमारे पास ऑप्शंस में आप देखें ए ई सी डी। ई विटामिन ई के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, विटामिन सी के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, विटामिन डी के बारे में पढ़ा है कि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। इसका मतलब है विटामिन ए हमारा सही आंसर है, ए ऑप्शन का। जो चीज़ें नहीं पढ़ी होती ना उन पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है उसके बारे में पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। बोर्ड आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करता, आपका जो बोर्ड है वो वही क्वेश्चंस पूछेगा उन्हीं से रिलेटेड जो आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड एज ड्रग्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर। आप सबको याद है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो काम आते हैं। और अब एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ऑप्शन हमारी वो करेक्ट होगी जिसमें प्रोटीन्स गिवन है। पहली ऑप्शन विटामिन है, गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन लिपिड्स है, फिर ग्लिसराइड्स हैं, ये सारी गलत हो गई। हमारे पास सिर्फ प्रोटीन सही आंसर है, क्योंकि आपके एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में एंजाइम का वर्ड होता तो हमारा सही आंसर एंजाइम होता, लेकिन क्योंकि एंजाइम्स नहीं है तो हमने ये देखना है कि एंजाइम्स की जगह कौन सी चीज़ है, वो है प्रोटीन्स। इनकी दोबारा प्रैक्टिस करें। अगर आपको सारे के सारे आंसर्स मेरे साथ साथ आते थे तो इसका मतलब है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विटामिन ई का जिक्र है। हम ऑलरेडी जिन दो विटामिन को पढ़ चुके हैं उनमें से हैं एक विटामिन ए और दूसरा है विटामिन डी, ठीक है। अब उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है वो तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी थोड़ा सा पता लग जाएगा कि विटामिन ई की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। अगर हम एमसीक्यूज की ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट्स। रिकेट्स आप सबको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी हमारे पास कर्वी है, ये भी आंसर नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसलिए वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले नहीं पढ़ी हुई है इस चैप्टर में। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं एनीमिया इन बेबीज़, ठीक है। प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से जब पैदाइश होती है उसके बाद बहुत ज़्यादा आरबीसीज़ की कमी होती है बॉडी में, जिसकी रीज़न यही होती है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है। तो
तो उन बेबीज़ को एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया आप सबको पता है आरबीसीज़ की कमी को कहते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो सही तरह से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, क्योंकि या तो वो सही तरह उसकी प्रेजेंस नहीं होती जितनी चाहिए होती है, या उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई होती। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा कंजेनिटल इशू होता है जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और वो कंजेनिटल इशू में होता क्या है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम देखें, लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्सेप्ट आ जाए स्टेटमेंट में तो इसका मतलब है कि आपके पास आंसर वो होगा जो कि यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट जो कि लिपिड्स हैं इसका आंसर नहीं बनेगा। मतलब क्या कि लिपिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन ऑप्शंस में गिवन है, लेकिन एक्सेप्ट से हमें ये पता लग रहा है कि हमने सिर्फ वो आंसर चूज करना है जो कि लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन देखें, दे आर हाई एनर्जी फूड्स। हाई एनर्जी फूड्स तो वो होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की भी है लेक्चर के दौरान। सेकंड ऑप्शन इज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। सी ऑप्शन इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये बात भी हमने की हुई है कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इंसुलेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ऑप्शन इज दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, ये तो उसकी वैसे भी लिपिड्स की डेफिनेशन है। तो अगर आप बी ऑप्शन देखें, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो याद रखिएगा कि लिपिड्स हमेशा वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स में ऑयल हो, फैट्स हो, जौन से मर्जी हो, ये सब के सब वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और यही इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट एमसीक्यू है। विटामिन्स आर एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी लाइक। अब विटामिन्स एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और अगर इनको एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया हमसे स्टेटमेंट में। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी। विटामिन्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। सेकंड देखें, इंसुलेट आवर बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये लिपिड्स का काम है। थर्ड है बिल्ड ब्रेन सेल्स, और फोर्थ है रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह के जितने प्रोसेसेस होते हैं वो प्रोटीन्स की वजह से कंटिन्यू होते हैं। और सिर्फ हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये सही आंसर है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को क्योंकि विटामिन्स रेगुलेट कर रहे होते हैं, इसी वजह से हम इनको एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स यानी कि ग्रोथ में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम इनको इसीलिए काउंट करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। ठीक हो गया, ये हमारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गए। और इस तरह से अगर आपको सारे के सारे समझ आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एमसीक्यूज़ करते हुए समझ नहीं आई थी साथ साथ, और आपको लगा कि ये कॉन्सेप्ट अभी दोबारा रिवाइज करना ज़रूरी है, तो आपके लिए मशवरा यही है कि नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले उसको रिवाइज कर लें। आप रिवीजन कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर के टाइम पे आपको बायोकेमिस्ट्री की टेंशन नहीं होगी। अगर बायोकेमिस्ट्री से कुछ पूछा भी जाएगा तो आपको ऑलरेडी आता होगा। आप करें इसकी प्रैक्टिस। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।